नमस्कार। आज मेधा में हमारी जो यात्रा है मेरी, इस यात्रा को लगभग 4 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर मैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो कि मेधा में रहते हुए हमने जी हैं, हमने देखी हैं और मेरी कुछ लर्निंग्स, मेरी कुछ इनसाइट्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, ये बहुत ही रैंडम वीडियो है। जस्ट एक थॉट आया तो मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। 4 साल पहले 10 जून को उन साल 2019 में मैंने एज अ स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर मेधा के साथ शुरुआत की। गांधी फेलोशिप से निकल करके मुझे यूपी आना था और यूपी में ख़ास तौर से यूथ का कैपेसिटी बिल्डिंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए काम करना था। तो उस टाइम मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके के काम के लिए मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूं। तो मेरे अकाउंट मैनेजर ने मुझे मेधा का नाम सजेस्ट किया एंड आई ट्राइड फॉर इट। फॉर्चुनेटली मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया और UPSTPC नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए हमने अपने करियर की शुरुआत मेधा के साथ की, जिसमें मैंने ऑन एन एवरेज 11 महीने अपनी सर्विसेज दी एज एन SRM, स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन पे। तो करीब 8 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें मैं और मेरे साथी जयंत सिंह, हम लोग 15 8 डिस्ट्रिक्ट के 15 कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के साथ हमें काम करना होता था। 4 दिन की और वर्कशॉप होती थी जो हमें डिलीवर करनी होती थी। फुल डेज़ वर्कशॉप्स होती थी 5-5 घंटे की हर रोज़। तो कुछ इस तरीके के मॉडल पे हम लोग काम कर रहे थे और मुझे याद है कि उस टाइम पे हमारे लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ये था कि हम हर रोज़ वाराणसी से निकलते थे, कभी सोनभद्र, कभी गाज़ीपुर, कभी आज़मगढ़, तो कभी मऊ जाते थे और वहाँ जाने के बाद पता चलता था कि स्टूडेंट्स तो आए ही नहीं है। हम लोग वेट करते थे 2 घंटे 3 घंटे और 2-3 घंटे वेट करने के बाद फिर जब लगता था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए वर्कशॉप को का कमेंसमेंट करने के लिए वो नहीं है, तो हम TPO के पास जाते थे, जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं उनके पास, और बोलते थे कि सर अटेंडेंस सीट पे साइन कर दीजिए कि आज की वर्कशॉप कैंसिल हो गई है। और दे वर वेरी रिलक्टेंट और वो नहीं चाहते थे कि उनके कॉलेज से इस तरीके का कुछ भी रिपोर्ट सेंट्रली जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक थर्ड पार्टी एजेंसी जब आपके साथ काम कर रही है और वो अपना काम दिखाएगी कि हम इतनी बार कॉलेज गए और स्टूडेंट्स नहीं अवेलेबल होते थे, नतीजतन हमें वर्कशॉप कैंसिल करनी पड़ती थी, तो कहीं न कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की रेपुटेशन पे असर पड़ता। बट हम भी मजबूर थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। हमें ये दिखाना है, हमें ये बताना है कि हम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे गए हैं, हमने इंतज़ार किया है। तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेट करते थे। कभी कभी सिचुएशन ये होती थी कि बहुत मुश्किलों से हॉस्टल से बच्चों को इकट्ठा किया जाता था, तो मिनिमम 20 या शायद 15 या 20 का क्राइटेरिया था कि इतने स्टूडेंट हो जाएंगे तो आप वर्कशॉप डिलीवर कर सकते हो। हम लोग वर्कशॉप डिलीवर कर देते थे। तो बहुत तारतम्य में बैठाना पड़ता था TPO के साथ, और उस टाइम पे गवर्नमेंट लाइजनिंग करना और उन सरकारी अफसरों के साथ, सरकारी टीचर्स के साथ, ख़ास तौर से लेक्चरर्स के साथ काम करना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो सिस्टम अपने आप में इतना रिजिड होता है। तो राजस्थान में रहते हुए फेलोशिप में जब मैं स्कूल के टीचर्स के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे इतनी रिजिडिटी देखने को नहीं मिली थी जो जितनी रिजिडिटी यूपी में ख़ास तौर से पॉलिटेक्निक्स के साथ मिली। तो वो एक लर्निंग थी। तो मैं इस रोल में लगभग 10-11 महीने काम किया। फिर मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो विद इन मेधा एक पोजीशन निकली हुई थी TOT की, तो मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया एंड फॉर्चुनेटली मेरा उस प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ। देन आई सर्व्ड एज ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स फॉर 1.5 ईयर। इस जॉब रोल में मेरे लिए यूनिक ये था कि हम एक इस तरीके के प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हुए उस टाइम में, चूँकि ये साल 2020 की बात है। मई का एंड था और जून का टाइम था। लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन पीक पे था और ऑर्गेनाइजेशन ये समझ नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली क्या किया जाए, क्योंकि सबके लिए वो सिनेरियो बिल्कुल नया था, यूनिक था। तो उस टाइम पे हमें टास्क दिया गया कि
जो एग्जिस्टिंग ट्रेनर्स हैं दैट इज़ SRMs, इनकी ट्रेनिंग करनी है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो मैं और हमारी बॉस प्रीति थापा मैम, साथ में हमारी कुलीग थी तृप्ति और ऋचा मैम, हम लोग मिल करके और हम लोगों ने शुरुआत की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की जिसका नाम था इवॉल्व। तो मुझे मौका मिला उस इवॉल्व को डिज़ाइन और फैसिलिटेट करने का। तो मेरी हमेशा से कोशिश थी कि मैं बैकएंड पे रहूं और बैकएंड पे रहते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूं, बट फॉर्चुनेटली मेरा टेक्निकली मैं थोड़ा सा साउंड था, तो कहीं पर भी कुछ टेक्निकल ग्लिच आता था तो मेरी जो बॉस थी प्रीति मैम, उन्हें सपोर्ट करते करते मैं फ्रंट एंड पे आ गया। तो मुझे ये समझ में आया कि जब हम ट्रेनर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो उस समय किस तरीके के स्किल सेट, किस तरीके के माइंडसेट और एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो उस जॉब रोल में रहते हुए मैंने ये समझा, ये जाना कि कैपेसिटी बिल्डर्स की कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए। तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2.5 ईयर्स स्टूडेंट्स के साथ काम करने को मिला, एकेडमिया के साथ काम करने को मिला और एकेडमिया के साथ साथ जो ट्रेनर्स होते हैं ख़ासतौर से SRMs, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का मौका या उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो ये जो 2.5 साल थे मेधा में, ये प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत हाई थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे साथ का कोई भी दूसरा नहीं है जो कर रहा है, जो एकदम ही यूनिक स्पेस था मेरे लिए उस एज ग्रुप में और उस एक्सपीरियंस पे। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार कोई चीज़ जब हमारे सामने आती है और हमें वो बहुत बड़ी लग रही होती है, हमारी कैपेसिटी से बाहर की लग रही होती है, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इंस्टेड ऑफ कि हम एक्ट करें अकॉर्डिंगली और रिज़ल्ट पर फोकस करें, तो उस समय हमारी जो ग्रोथ होती है, हम जिस तरीके से खुद को ड्राइव करते हैं और बेहतर बनते हैं, वो यूनिक होता है और उससे हमारी सबसे बेहतरीन लर्निंग्स होती हैं। तो ये चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं लिस्ट डाउन नहीं करूँगा एक एक चीज़ को। मैं एज अ TOT जब 1.5 साल तक मैंने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोग्राम चल रहा था, इनोवेशन प्रोग्राम, दैट इज़ स्वारंभ, जो कि ख़ास तौर से फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनमी के क्षेत्र में युवाओं को मदद करता है कि उनकी कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाएँ, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना करियर अगर इस फील्ड में देखते हैं तो रेलेवेंट स्किल सेट्स क्या होंगी जिनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। तो उस प्रोग्राम के इनिशियल डेज़ में मैं समहाउ एज अ स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर मैंने कुछ सेशंस फैसिलिटेट किए थे और डिज़ाइन में सपोर्ट किया था। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था, तो मैंने वो अपना इंटरेस्ट जाहिर किया अपने लाइन मैनेजर से, अपनी बॉस से, और फिर चीज़ें फेवरेबल रही एंड आई मूव टू दी स्वारम टीम एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स करीब 1.5 साल और बीत चुके हैं और मैं स्वारम का हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है कि स्वारम में रहते हुए मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के हाईएस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन और परिस्थितियों को फेस किया, हाईएस्ट प्रॉब्लम्स को देखा है, जहाँ पे मुझे मौका लगा कि हम एज अ टीम बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट और आउटकम लेकर के आएँ और जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करें। इस पूरी प्रोसेस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि कई बार आपको कुछ भी नया या यूनिक करने के लिए लीक से हटने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। आप बस ये आइडेंटिफाई कीजिए कि एग्जैक्टली गैप कहाँ पे है, वट एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ना, आप अगर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स के गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो गैप एग्जिस्ट क्यों करता है और आप उन गैप्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार समस्याओं का समाधान सिर्फ इस वजह से निकल कर के आ जाता है। तो ये एक अप्रोच जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम लोग फेलोशिप में सीखे थे या उसके पहले मैंने जाना था ड्यूरिंग माय करियर ऑफ मीडिया। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था तो मुझे समझ में आई और मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि एज अ गैप फुलफ़िल करने वाले इंसान के तौर पे जब हम काम करते हैं तो हमारा जो अप्रोच होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट का होता है और पॉजिटिव होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम
प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहें और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे रिजिड होकर के अड़े रहें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने पिछले साल एक फ्रीलांसर जैमिंग नाम का प्रोग्राम किया, जो अपने आप में यूनिक था। समहाउ मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा नहीं पाऊँगा अभी। और एक प्रोग्राम हमने किया स्वारम वाक का, पूरी टीम ने मिल करके उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और दोज वर दी हाईएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस तरीके की यूनिक प्रोग्राम, यूनिक चीज़ें सोच पा रहे थे और कर पा रहे थे। और इस पूरी की पूरी जर्नी में हमारी जो टीम थी, खासतौर से हमारी बॉस प्रीति सिंह मैम, उनके अप्रोच और उनका परसिवरेंस बहुत मैटर करता है कि उन्होंने हम लोगों पे बिलीव किया हमारे रॉ आइडियाज़ को पकाने में। और उनके जो भी आइडियाज़ होते थे उसको वो पूरे के पूरे भरोसे के साथ हम लोग के बीच में रखती थी, और हम सब मिल कर के उस पर डिस्कस करते थे और एक फाइनल आउटकम तक पहुंचने के लिए माइलस्टोन डिसाइड करते थे, हम अप्रोचेस डिसाइड करते थे। और हम बिल्कुल फ्री होते थे कि हम एग्जैक्टली अपना काम इस तरीके से लेकर के कर रहे होंगे, उस तरीके से लेकर के कर रहे होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी के साथ साथ अपने इंस्ट्रक्शंस खुद डिसाइड करने का स्पेस हमें मिलता था कि हम अपने वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हमें डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस मिले कि आपको ये काम इसी तरीके से करना है, ऐसे ही चलना है। उस चीज़ ने हमें, मतलब स्पेशली मुझे, मेरे साथ साथ हमारी पूरी टीम को बहुत हेल्प की हमारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को हासिल करने में। तो मुझे कई बार ये बताते हुए बड़ी खुशी मिलती है कि मैं मेधा में बीते 4 साल से हूँ और 4 अलग अलग पोजीशंस पे मैंने काम किया है। पहले एसआरएम के तौर पे, फिर टीओटी के तौर पे, और उसके बाद फिर मुझे प्रोग्राम मैनेजर की पोजीशन ऑफ़र की गई। और फिर अभी मैं लास्ट 6-7 महीने से, लास्ट 1 साल से, नॉट जस्ट 6 मंथ बट 1 साल से मैं एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर मेधा में, खासतौर से टीम डिपार्टमेंट में, दैट इज़ स्वारम, अपनी सर्विसेज और अपनी जो भी स्किल सेट है उसके थ्रू सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम अचीव कर रहे हैं हर रोज़ नई चीज़ों को, नए माइलस्टोन्स को। तो ये एक यूनिक जर्नी है। तो मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि तुम इतना लंबा क्यों रुके हुए हो मेधा में, यू कुड हैव स्विच्ड। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है वो बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। और कई बार किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबा रुक करके किसी एक पर्टिकुलर मिशन या ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत रोमांचक होता है। कि आप पेशेंस के साथ किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं, और आप देखते हैं कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स किस तरीके से उस डायरेक्शन में आपको लीड कर रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जितने भी यूथ हैं जो समहाउ अपने पैशन को केटर करना चाहते हैं, वो गिग इकॉनमी और फ्रीलांसिंग के नुआंसेस को, उसकी निटिग्रिटीज़ को समझें और जानें कि उस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना है तो किस तरीके का स्किल सेट चाहिए, कौन कौन सी जनरल स्किल्स चाहिए, किस तरीके की स्पेसिफिक स्किल सेट्स चाहिए जिनके माध्यम से वो अपना करियर बेहतर सिचुएशन में लेकर के जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन और इस टीम के साथ और कितना लंबा रहूँगा, बट डेफिनेटली अभी तक मैंने जितनी टीम्स के साथ काम किया है, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, उनमें ये सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार टीम है जिसके साथ मैं अभी एसोसिएटेड हूँ। और मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है इस टीम में। तो आज से 15-20 साल के बाद, 30 साल के बाद जब मैं किसी दूसरी जगह पे होऊंगा, किसी अलग सिचुएशन में होऊंगा, तो मैं कह पाऊंगा कि जब पूरे देश में गिग रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, जब पूरे देश में फ्रीलांसिंग की बातचीत हो रही थी, जब फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनमी ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में अपने पाँव पसार रही थी, तो मैं, यानी कि एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, मैं इस एरिया को, इस क्षेत्र को सर्व करने की कोशिश कर रहा था, इस एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा था। और हम पाइनियर लोग थे जो समहाउ इस ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी अपनी सर्विसेज और अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रहे थे इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को और इस पूरे के पूरे फील्ड को। तो आई होप मेरे एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपने कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। पहली बार मैं इस तरीके से लिंक्डइन पे आया हूँ, तो मुझे नहीं पता, अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच।